अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस चैनल पर खुश आमदीद। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन और इसके अलावा हमने उस लेक्चर में देखा था टेंशन इन द स्ट्रिंग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑपरेटर सेट करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट में है हमारे पास टू बॉडीज हैं जो एक स्ट्रिंग के एंड्स के साथ अटैच हैं और उस स्ट्रिंग को हमने फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा हुआ है। तो इस तरह जो ऑपरेटर्स क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं एटवुड मशीन। इस एटवुड मशीन या इस ऑपरेटर्स की मदद से हमने उन दोनों बॉडीज की वर्टिकल मोशन फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसमें इन दोनों बॉडीज को कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन करते हैं। एक बॉडी को हम नाम देते हैं बॉडी ए का, दूसरी को नाम देते हैं बॉडी बी का। अब जो बॉडी ए का मास है उसको हम कहते हैं m1, जो बॉडी बी का मास है उसको हम कहते हैं m2। नेक्स्ट चीज जो हम सपोज करते हैं वो ये करते हैं कि जो बॉडी ए का मास है वो बॉडी बी के मास के निस्बत ज्यादा है, तो हम कहते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2। अब जो वेट होता है वो हमारे पास मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो बॉडी ए का वेट है यानी m1 इंटू जी वो ज़्यादा है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू m2 इंटू जी यानी कि बॉडी बी के वेट के। इस दोनों के जो वेट हैं उनमें बॉडी ए का वेट ज़्यादा है बी की निस्बत, और वेट जो है वो दोनों का ही डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है क्योंकि उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से उसको डायरेक्शन मिली है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। सो दैट्स वाई दोनों के जो वेट हैं वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं और इस तरह दोनों जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो नीचे की तरफ मूव करें। लेकिन इस कोशिश में क्या हुआ है कि जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर जो है टेंशन क्रिएट हो गई है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जब मैनेज करेंगे तो जो टेंशन क्रिएट होगी वो थ्रू आउट सेम होगी स्ट्रिंग में। लेकिन जब बॉडी ए का मास जो है वो ज़्यादा था, इस वजह से जो वेट है बॉडी ए का वो डोमिनेंट हो जाता है, तो इस वजह से बॉडी ए डाउनवर्ड मूव करती है विद सम एक्सेलरेशन ए, और फिर उसी एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी बी को भी मजबूर करती है कि वो मूव करे। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि इसकी कंडीशंस जो है वो डोमिनेंट है, सो इस वजह से जब स्ट्रिंग के साथ अटैच है तो स्ट्रिंग की जब फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से होके आएगी तो दूसरी बॉडी ऑब्वियसली अपवर्ड मूव करेगी, और जिस स्पीड से या जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ए मूव कर रही होगी उसी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी बी भी मूव करेगी, बस दोनों में डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि टेंशन की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम फाइंड आउट करें कि इन दोनों बॉडीज़ के ऊपर नेट फोर्सेस क्या हैं। नेट फोर्स इसलिए क्योंकि ये जो दोनों बॉडीज़ हैं इनके ऊपर कोई एक सिंगल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इनके ऊपर कई सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, जिनमें हमें नज़र जो आ रही है एक वेट है, दूसरी टेंशन है। तो जब एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो उन दो फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स फाइंड आउट करनी चाहिए। तो जब हम बॉडी ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स की बात करेंगे तो हम उसको नाम दे देते हैं एफ ए का, ताकि आसानी से लिखा जाए। नेट फोर्स ऑन बॉडी ए इज एफ ए। तो एफ ए जो है, अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास। दो फोर्सेस हमने बताई हैं, एक वेट है और एक टेंशन है। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है? हमने देखा कि जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। डाउनवर्ड मूव कर रही है इसका मतलब ये कि इसका वेट ज़्यादा है, क्योंकि हमें याद है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब दोनों फोर्सेस यानी कि वेट और टेंशन बराबर हो गए थे, दोनों ने एक दूसरे को तब कैंसिल आउट कर दिया था, और जो हमारी बॉडी थी या ब्लॉक था उस केस में वो रेस्ट पोजीशन पर रह गया था। लेकिन अब मूवमेंट हो रही है और वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो वेट है, इसका मतलब वेट डोमिनेंट है। तो जो डोमिनेंट है उसको हम पहले लिखते हैं, यानी कि वेट m1g,
फिर बाद में हम माइनस करते हैं उसमें से स्मॉलर फोर्स को, यानी टेंशन को। अब यहाँ पे हमने FA ख़त्म करना है, यहाँ पे इसकी जगह हमने जो है असलेरेशन वाली टर्म्स लेके आनी है। असलेरेशन के लिए अगर हमें याद हो तो हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा था न्यूटन का, उसमें हमने कहा था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू असलेरेशन। तो अगर हम यहाँ पे वो अप्लाई करें तो हमारे पास जो बॉडी A का मास है वो m1 है और असलेरेशन थ्रू आउट सेम है। सो हम फिर इस तरह जो है अपने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं कि m1g माइनस t इज इक्वल टू, वहाँ पे जो दूसरी फोर्स है हमारे पास एक्सेलरेशन की टर्म्स में वो है m1a। इसी तरह अब इस फोर्स को पहले तो हम दे देते हैं इस नेट फोर्स की जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं बॉडी बी के ऊपर एक्ट करने वाली नेट फोर्स को। तो अब हम कहते हैं कि बॉडी बी की जो फोर्स है उसको हम नाम दे देते हैं एफ बी का। अब इस एफ बी को फाइंड आउट करना है, तो अब इसकी जो कंडीशन थी बॉडी की हम चेक करते हैं। इसमें क्या था, बॉडी बी जो थी वो अपवर्ड मूव कर रही थी, अपवर्ड मूव कर रही थी, तो इसका मतलब ये कि टेंशन जो थी वो एज कंपेयर टू द वेट ज़्यादा थी। सो जो नेट फोर्स होगी एफ बी, उसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट ऑफ बॉडी बी। बॉडी बी का वेट है m2g। अब इसमें फिर हमने एफ बी की जगह जो है एक्सेलरेशन वाली टर्म्स में यूज़ करना है। तो एक्सेलरेशन वाली टर्म्स के लिए फिर हमने जो है सेकंड न्यूटन का लॉ इस्तेमाल करना है। उसमें क्या है, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो m जो है यानी मास जो है बॉडी बी के केस में वो m2 है। सो अब हम अपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करने जा रहे हैं। ये बन जाएगी टेंशन माइनस मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी वेट इज इक्वल है मास 2 इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब जो हमने दोनों इक्वेशंस ड्राइव की हैं उनको हम एक दफ़ा इकट्ठा करके लिखते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिख चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड करते हैं। जब हमने ऐड करना है तो अलजबरा के रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। तो अलजबरा में क्या करते हैं, जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लाइकवाइज टर्म्स को ऊपर नीचे रखते हुए एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं। जो अनलाइक होती हैं उनको ज़रा एक दूसरे से दूर लिखते हैं। तो पहले हम अपनी इक्वेशन 1 लिखते हैं, वो है m1g माइनस t इक्वल्स टू m1a। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास t के नीचे रखा हमने, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास जो है कोई भी m1 वाली टर्म नहीं है, मतलब हमारी लाइकवाइज टर्म्स खत्म हो चुके हैं। अनलाइक टर्म्स को ज़रा एक दूसरे से दूर लिखते हैं। तो m2g के साथ हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम लिखते हैं माइनस m2g। अब यहाँ पे इक्वल में क्या है, यहाँ पे भी हम ज़रा m2a को थोड़ा दूर लिखेंगे। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को। लाइकवाइज टर्म्स के साथ जब ऑपोजिट साइंस आ जाए तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो ये हमारे टेंशन ने टेंशन को कैंसिल आउट किया। पीछे हमारे पास रह गया m1g माइनस m2g। दूसरी साइड पे हमारे पास है m1a प्लस
m2a। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इसके एक साइड पे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों टर्म्स में कॉमन है, और इक्वलिटी की दूसरी साइड पे एक्सेलरेशन दोनों टर्म्स में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, पहली साइड से हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कॉमन निकालते हैं। पीछे हमारे पास ब्रैकेट में आएगा m1 माइनस m2। इसी तरह इक्वल में दूसरी साइड पे हमारे पास है एक्सेलरेशन कॉमन, बाकी हमारे पास रह गया m1 प्लस m2। ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टार का। अब इस इक्वेशन स्टार की मदद से क्या है, हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी। तो इक्वेशन स्टार की मदद से हमने क्या किया, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की। एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इस साइड पे रह गई है, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास ब्रैकेट में है m1 प्लस m2। इसका मतलब दूसरी साइड वाली जो टर्म्स थी वो अपनी साइड पे ही है, m1 माइनस m2, और पीछे क्या है, वहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अगर हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो हम उसको थोड़ा सा फ्रैक्शन की साइड पे लिख देंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी m1 माइनस m2 ओवर, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थोड़ा साइड पे लिख दिया ताकि पता चले ब्रैकेट तो नहीं है, बट ऊपर वाली दोनों टर्म्स के साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मल्टीप्लाई में है। नीचे क्या आ गया हमारे पास m1 प्लस m2, और ये हमारी वैल्यू आ गई है एक्सेलरेशन की। इसी इक्वेशन स्टार की मदद से हम जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब वो देखते हैं हम, वो बनेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ब्रैकेट्स m1 प्लस m2 इक्वलिटी की इस साइड पे जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा डिवाइड में m1 माइनस m2। जब हम इसको रीअरेंज करके अपने इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखेंगे तो वो हो जाएगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ओवर, और एक्सेलरेशन को जरा साइड पे लिखा है सेम रूल के तहत जिस तरह पिछले केस में हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को लिखेगा था, क्योंकि यहाँ पे अब हम ब्रैकेट्स नहीं लगा रहे हैं। तो ओवर के नीचे हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2। ये इक्वेशन बन गई हमारे लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। इसका मतलब अब हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, एक्सेलरेशन भी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी। नेक्स्ट हम देखते हैं टेंशन। टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक दफ़ा फिर से जो है अपनी पहली वाली इक्वेशंस दो को सामने लिख चुके हैं। इन इक्वेशंस के साथ क्या करना है, हमने इनको डिवाइड करना है, यानी कि इक्वेशन 2 को हमने डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। तो अब हम लिखते हैं अपनी इक्वेशन 2, वो है t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a। इसको हमने डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो फर्स्ट इक्वेशन है m1g माइनस
टी इज इक्वल्स टू M1A। अब यहाँ पे दोनों में जो है साइंस मौजूद हैं, तो इस वजह से इस साइड पे जो है कोई भी डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो सकता। इस साइड पे क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स एक दूसरे के साथ मौजूद हैं और फिर एक ऊपर नीचे वाली टर्म्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ जो है डिवीजन वाली में नज़र आ रही है, ऊपर वाली टर्म में भी जो है वो एक्सेलरेशन मौजूद है और नीचे वाली टर्म में भी एक्सेलरेशन मौजूद है, और दोनों क्या हो रही हैं डिवाइड। तो डिवीजन में जो है कैंसिल हो गई ये दोनों। पीछे जो हमारे पास बचा वो है टेंशन T माइनस M2 G इज इक्वल्स टू M2, और साथ क्या है M1 G माइनस T, और इक्वलिटी की दूसरी साइड पे क्या है M1। अब क्या है, दोनों डिवीजन में है और मज़ीद कोई भी कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो एक साइड पे डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए M1 जो इस साइड पे हमारे पास जो है वो डिवाइड हो रहा था, जब इस साइड पे आया है तो मल्टीप्लाई होगा और पूरी टर्म के साथ होगा। ये टर्म क्या है हमारे पास, T माइनस M2G। इसी तरह इक्वलिटी की दूसरी साइड पे हमारे पास M2, और यहाँ पे जो इस साइड से डिवीजन वाले टर्म थी वो दूसरी साइड पे गई है तो मल्टीप्लाई हो गई। वो टर्म क्या है हमारे पास, M1G माइनस T। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, M1T, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। दोनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट कलर में होंगी तो आसानी से नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास M1T, और नेक्स्ट ये M1 दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो हो गया M1 M2G, इज इक्वल क्या है M1 M2G माइनस, उधर जगह नहीं है तो साइड पे लिख लेते हैं थोड़ा नीचे, M2T। अब ये जो हमारे पास आई है ये वाली न्यू इक्वेशन है, जब हम इसमें देखते हैं कि दोनों साइड्स में कुछ लाइकवाइज टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं, तो हम जो लाइकवाइज टर्म्स हैं उनको इक्वलिटी की एक ही साइड पे इकट्ठा करते हैं। जब हम इक्वलिटी की एक साइड पे इकट्ठा करते हैं तो हम लिखते हैं, इसमें भी टेंशन है तो जो दूसरी यहाँ से टेंशन वाली इक्वलिटी की दूसरी साइड से है वो उसको इधर ले आएंगे। तो ये M1T यहीं पे था, दूसरी साइड पे जो टेंशन वाली टर्म है उसके साथ जो है माइनस का साइन है। जब इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाते हैं तो हमारा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो गया तो ये प्लस हो गया, ये हो गया M2T इज इक्वल्स, ये वाली टर्म जो थी हमने इक्वलिटी की साइड पे नहीं लिखी, उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पे जो पहले से मौजूद टर्म है वो है हमारे पास M1 M2G, और इसकी लाइकवाइज जो टर्म है उसके साथ इक्वलिटी की दूसरी साइड पे माइनस का साइन है, तो जब यहाँ आई है तो इधर प्लस का साइन हो गया। तो ये प्लस के साइन में क्या है
m1 m2 g। अब हम क्या देखते हैं कि इन दो ये जो साइड है हमारे पास इक्वलिटी की, इसमें जो टर्म्स हैं दोनों, उनमें t कॉमन है। तो जब हम t को कॉमन निकालते हैं तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है t कॉमन निकालने के बाद, ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम उसको, m1 प्लस m2। जो इक्वलिटी की दूसरी साइड है उस पे कॉमन तो बाद में निकालेंगे, पहले हम देखते हैं कि ये जो दोनों टर्म्स हैं वो टोटल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सारी की सारी सेम होंगी तो मतलब साइंस इनके सेम है और इनकी डायरेक्शंस वगैरह भी सेम है, तो फिर हम इनको जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है मैथमेटिकल वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें एडिशन हो रही है तो हम इसको प्लस लिख सकते हैं, मतलब 1 m1 m2 g है और 1 हमारे पास m1 m2 g है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 m1 m2 g। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करने निकले हैं टेंशन की। तो पीछे है जब हमने टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो टेंशन को हम अपने इस साइड पे लिखते हैं। इक्वलिटी की दूसरी साइड पे हमारे पास टर्म है m2 m1 m2, और ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या g, इसको थोड़ा साइड पे लिखा है। ये हमारे पास आ गया डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट में टर्म है वो मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे आके डिवाइड होगी, इसलिए हमने लिखा है ओवर या डिवीजन का साइन। और ये हमारे पास आ गई m1 प्लस m2, और ये हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि हमने जो तीन फार्मूलाज, जो तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी अब एटवुड मशीन की मदद से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और टेंशन, वो तीनों हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इन तीनों को फाइंड आउट करने के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।